नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने ट्रेडिंग से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो लोग ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग सीख चुके हैं, तब भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, डाउट्स रहते हैं, नहीं क्लियर होती है सारी चीज़ें, ठीक है ना। उनके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस बेसिक है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। आप सीख भी चुके होंगे तब भी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और बाकायदा हम इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को अपने जानने वाले, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, सबको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जाना कुछ आपका नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज यहाँ पे, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, ये क्या होता है। ए मेथड, ये है अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग प्राइस मूवमेंट by studying past market and data। मतलब गुजरे हुए समय से मार्केट को देख के, मार्केट के डेटा को देख के हम उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। अंदाजा लगाते हैं कि भाई पहले ऐसा हुआ है तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। सपोज की सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आप एक हाउस होल्ड है, ठीक है ना, रेगुलर आप शॉपिंग करते हो। आपको पता है कि टोमेटो 40 रुपीज केजी के अप्रॉक्स मिलता है, ठीक है ना। 40 रुपीज केजी का अप्रॉक्स मिलता है। तो क्या होगा, सपोज कीजिए आज आपको 40 रुपए पे टमाटर मिला, कल आपको 50 रुपए पे मिला, कल आपको 60 रुपए पे मिला, ठीक है ना, फिर आपको 80 रुपए पे मिला। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी ये प्राइस, भाई रेगुलर आपको पता है 40-40 रुपए का आप टमाटर खाते चले आ रहे हो, आपको ये बात पता है। और 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, 60 से 80 हो गया। तो आप ये देखिएगा जब भी टमाटर 40 आएगा, भाई ऐसा तो है नहीं जब 40 रुपए रेगुलर, तो ऐसा तो नहीं 80 से 120 चला जाएगा। अगर 80 से 120 नहीं गया तो वो 40 कभी सीधे 40 नहीं आएगा, वो जिस पैटर्न में राइज हुआ है उसी पैटर्न में उतर के आएगा। ऐसा हमारा अंदाजा होता है, ऐसा हमारा फॉरकास्ट होता है। 60 रुपए आएगा, फिर 50 रुपए आएगा, फिर 40 रुपए। अब 40 रुपए आप क्या करोगे एज ए गृहिणी, एज ए हाउस होल्ड ओनर, आप क्या करोगे। भाई ऐसा करो, 40 रुपए है 1 kg ले लो। 50 रुपए चला गया, चलो तब भी 1 kg बेयर कर लेंगे। 60 रुपए चला गया, ऐसा करो भाई ½ kg कर दो, ओ सॉरी ½ kg कर लो। 80 रुपए चला गया, भाई ऐसा करो 250 ग्राम कर दो, जब नीचे आएगा तब लेंगे। भाई इसीलिए तो आप क्वांटिटी कम करते चले जाते हो, क्यों, आपका बजट ना बढ़े। और जब सस्ता आएगा तो भाई ऐसा तो है नहीं मैं खाने को नहीं मिलेगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा लॉजिक यही होता है कि प्राइस ने जैसा पास्ट में बिहेव किया है वैसा उसी के अंदाजे पे हम ये लगाते हैं, उसी से अंदाजा लगाते हैं कि भाई प्राइस जिस तरह से ऊपर चढ़ा है उसी तरह से प्राइस अगर उतरेगा तो उसी तरह से उतरेगा। और सपोज कीजिए भाई अगर उसको 80 ही जाना होगा तो उतरेगा तो पहले 80 से 60 आएगा, 60 से 50 आएगा, ठीक है ना।
अब उसको 40 नहीं जाना, तो 40 से अगर 50 से फिर 60 चला गया, तो हम ये मान लेंगे अब ये 60 से 50 तो जल्दी नहीं आएगा, या ये 60-50 होगा, 40 जल्दी नहीं आएगा, और 60-50 नहीं होगा तो सीधे ही 80 पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मतलब होता है एक तरह का, इस तरीके से हम प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस नापते हैं। ठीक है ना। ये प्राइस का बिहेवियर होता है जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है ना। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक उसमें समझाया है घरेलू पर्पज से। ठीक है ना। तो अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग प्राइस मूवमेंट बाय स्टडिंग पास्ट मार्केट डेटा। ठीक है ना। डिपेंड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब यहां पे बात कर रहे हैं रोल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे दोस्तों अभी हम बकायदा प्रैक्टिकल भी समझेंगे। ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 50% आपका काम हो गया, मार्केट में कुछ नहीं बचा सीखने के लिए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो किसी प्राइस के, ठीक है, तो समझ लो 50% आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया जो बेसिक है। ठीक है ना। तो यहां पे बात कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है ना। रोल क्या होता है। पहली बात तो ये क्या 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 हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग टर्निंग पॉइंट्स। भाई प्राइस कहां से कहां गया, कहां से प्राइस घूम सकता है, रिवर्स हो सकता है। अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। और प्रॉफिट टारगेट, इससे हम प्रॉफिट टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दो काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए एक प्राइस है टमाटर का, हम टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आए। 40 से प्राइस 50 गया, फिर 60 गया, फिर 70 गया, फिर 80 गया। ठीक है ना। अब 80 जाने के बाद प्राइस वापस आ रहा है, 70 आया, 60 आया, फिर 70 गया, फिर 60 आया, फिर 70 गया, फिर 50 आ गया, फिर 60 गया, और फिर 40 रुपए आ गया। ठीक है ना। और इत्तेफाक से ये 40 आने के बाद यहां से फिर ये 30 रुपए भी आ गया। भाई डिमांड सप्लाई का ही प्राइस होता है। सपोज कीजिए आपकी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो 40 से 30 भी आ सकता है। क्यों भैया, ऊपर जा सकता है। अगर 40 रुपए ऊपर जाने की क्षमता तो 20 रुपए नीचे आने की क्षमता भी तो है। ठीक है ना। तो सपोज ये 30 रुपए। अब यहाँ पे हुआ क्या, भाई हमको बकायदा पता है अगर हम 40 रुपए पे टमाटर लेंगे, हमें पता है अगर 40 रुपए पे अगर हम किसी टमाटर को 40 रुपए पे खरीद रहे हैं, ठीक है ना, हमें पता है अगर हम 40 पे खरीद रहे हैं और खरीद के हमें इसको आगे बेचना है, तो हम ये मान सकते हैं 40 का टमाटर हो सकता है कल 30 का मिल जाए। तभी तो हम 40 के टमाटर को 60 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 10 रुपए का हमने ऐसे ले लिया कि भाई कल सस्ता होगा, 10 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हम इसको आज 40 का 60 बेच रहे हैं, कल 30 हो जाएगा, तुम 40 का 50 में, तब भी हम 10 रुपए प्रॉफिट लेके निकलेंगे। यही तो लॉजिक होता है। भाई अगर 40 का टमाटर हमने सोचा हम 60 पे सेल करेंगे, बाय, ठीक है ना, हमने क्या रिस्क लिया, भाई 40 टमाटर 30 हो सकता है, बड़ी बात है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं, 30 हो सकता है। मान ली 40 टमाटर 30 हो गया, तो हमारा 10 रुपए का लॉस तो हो गया। भाई 40 खरीदा टमाटर में, हमारा 10 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर 30 का हो जाएगा तो हम 50 रुपए में बेचेंगे, हम 50 रुपए पे सेल करेंगे, तब भी हमारा 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही प्राइस से अंदाजा लगाते हैं कि भाई अगर भाई 70 रुपए पे है तो ऐसा तो है नहीं टमाटर लोग बेचना बंद कर देंगे या हम खरीदना बंद कर देंगे। हाँ 200 हो जाएगा तो मार्केट में तो लोग बेचना ही बंद कर दिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो 40 50 60 70 का, भाई हम अगर 40 50 60 70 70 80 तक पहुंचते पहुंचते कम क्वांटिटी कम कर सकते हैं, तो 200 पहुंचते पहुंचते हो सकता है हम खाना बंद कर दें। तो उस केस में हो सकता है जब यहां पर डिमांड घट जाएगी, जैसे ही 40 रुपए की चीज 200 पहुंचेगी, ठीक है ना, तो यहां पे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड शॉर्ट कर जाएगी। तो जब डिमांड शॉर्ट कर जाएगी तो यहां से फिर सप्लाई भी शॉर्ट कर जाएगी, क्योंकि लोग अब प्राइस नहीं 40 का टमाटर 200 पे नहीं खरीदेंगे, नॉट अलाउड, उनका बजट नहीं अलाउ करेगा उनको इस चीज के लिए। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह कि इससे हमें दो चीज, एक तो रिस्क मैनेज करना, इससे हमें रिस्क मैनेज करने को पूरा हेल्प मिलता है, दूसरा अपने प्रॉफिट सेट करने का पूरा मौका मिलता है। मतलब आइडेंटिफाइंग लाइकली टर्निंग पॉइंट्स कोई भी होंगे, मैनेजिंग रिस्क एंड सेटिंग प्रॉफिट टारगेट, ये दो चीजें बहुत आसानी से हमको मिल जाती है। ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से। चलिए पहले इसको हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक।
दोस्तों राइटिंग तो बहुत गंदी है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट समझ जाइएगा, क्योंकि अब हम लोगों का फील्ड ही ऐसा रहा है, शुरू से ऐसी एजुकेशन रही है कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा कभी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले पहली बात तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं इजी वे में। इजी वे में ये तो हमने देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल क्या है। अब ये देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। सपोर्ट, अ प्राइस लेवल वेयर बाइंग इंटरेस्ट ओवरकम सेलिंग प्रेशर। कॉजिंग, लिख लीजिए दोस्तों, प्राइस टू बाउंस अप, ठीक है ना। यह वह प्राइस लेवल है जहां खरीदारी का दबाव बिक्री के दबाव से अधिक होकर प्राइस को ऊपर उछालता है। मतलब सपोर्ट ऐसी ऐसी जगह है, सपोज कि 40 रुपए ऑलवेज टमाटर रहता है, तो 40 रुपए पे यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। जैसे ही प्राइस 80 रुपए का टमाटर 60-40 रुपए पे आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, सडन एक प्रेशर आएगा बाइंग के लिए, यहां पे बाइंग इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। ए प्राइस लेवल वेयर बाइंग इंटरेस्ट ओवरकम सेलिंग प्रेशर, यहां पर सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, यहां पे बाइंग इंटरेस्ट आएगा। और जैसे ही 40 का प्राइस 80 पहुंच जाएगा, यहां पर सेलिंग इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है ना। यहां पर सेलिंग इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है ना, सेलिंग इंटरेस्ट। ये होता है आपका सपोर्ट, जहां पर प्राइस बाउंस करता है वो हमारा सपोर्ट होता है। पॉसिबल बाउंस जिस जगह पे आ सकता है वो हमारा प्राइस का सपोर्ट होता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। अब प्राइस जस्ट अपोजिट होगा, लेवल वेयर सेलिंग इंटरेस्ट ओवरकम्स बाइंग प्रेशर, ठीक है ना। क्यों, कॉजिंग प्राइस टू रिवर्स डाउन, मतलब जिस जगह पर सेलिंग प्रेशर आता है, भाई ये 40 रुपए का टमाटर, 80 रुपए का टमाटर, यहां पर जब प्राइस पहुंचेगा तो यहां पर लोग बेचना शुरू करेंगे, मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, यहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जैसे सस्ता होगा यहां पे बाइंग क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बाइंग प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डिफिनेशन हो गए, ठीक है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस क्यों है, पहली बात ये इनकी ये इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर से हम आगे उसी जगह पे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। दो चीज तो हमने आपको पीछे बताई थी, इधर हमने आपको एक चीज फिर बता रहे, पहला एक रीजन होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे बाय करने की, यहां पर बाय बाय प्रेशर क्यों आता है। ट्रेडर्स ट्रेडर्स प्लेस बाय ऑर्डर्स नियर सपोर्ट। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट के पास अपने बाय ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, एंड सेल ऑर्डर्स कहां रखते हैं, नियर रेजिस्टेंस। ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस के पास सेल ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से प्राइस ये जगह पे बाउंस करता है, ठीक है ना। सपोर्ट के पास बाउंस करता है और रेजिस्टेंस के पास सेल ऑफ आता है, ठीक है ना। ये रीजन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यही एक रीजन होता है कि लोग क्या करते हैं, एंट्री सपोर्ट के पास एंट्री करते हैं, सपोर्ट के पास हमेशा एंट्री करते हैं। मतलब जब टमाटर सस्ता होगा तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। और कहां पे इंटरेस्ट दिखाते हैं,
यहाँ पे तो एंट्री करते हैं और ब्रेकआउट अबोव रेजिस्टेंस। जब एंट्री कहाँ करते हैं भाई, सपोज कि 40 का टमाटर चलते चलते 2-3 साल में 80 पहुंच गया, ठीक है ना। अब 80 बहुत, 2-3 सबको आप ही समझते, 80 चलता रहा, 80-60 होता रहा, तो एक समय क्या होगा 80 और 60, 80 और 60 एक बहुत स्ट्रांग जो है आपका जोन बन जाएगा। जैसे ये 80-60 के बॉक्स को तोड़ेगा, वैसे ही एक नई बाइंग आएगी तो 90 और 100 चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर पूरी तमाम उम्र हमको 40 रुपए के टमाटर मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही अपना रेजिस्टेंस, भाई 80 मान लीजिए, हम मान के रेजिस्टेंस बन गया, तो ऐसा तो है नहीं वो 80 रेजिस्टेंस लाइफ टाइम बन गया, कभी तो टमाटर 120 पहुंचेगा। भाई आप भी जानते हो एक समय जब गोल्ड आपका 150 रुपए पर 10 ग्राम मिलता था, आज की डेट में 1 लाख रुपए 10 ग्राम मिल रहा है। भाई 1970-71 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 150 रुपए पर 10 ग्राम का गोल्ड था, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम का है मिल रहा है, तो हमेशा एक थोड़ा मिले, कभी 1.5 और 2 भी पहुंचेगा। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सपोर्ट के पास लोग एंट्री करते हैं और रेजिस्टेंस के पास लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं, ये एक रीजन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको आइडेंटिफाई करते हैं किसके द्वारा, लाइंस के द्वारा, ठीक है ना, बॉक्सेस के द्वारा, चैनल के द्वारा, ठीक है ना। ये बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न के द्वारा, बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं उसके द्वारा, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, सपोज कीजिए कोई, मान लीजिए ये 40 रुपए का टमाटर है, ठीक है ना, और 60 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए। सपोज कीजिए प्राइस अगर काफी समय तक 60-80 60-80 60-80 60-80 करता रहता है, तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। स्ट्रॉन्ग जोन क्या बन जाता है कि अगर प्राइस ने इस 80 को तोड़ा, अगर प्राइस ने ऊपर की ओर 80 को तोड़ा, तो आप ये समझ लीजिए यहां से बाउंस 100 और 120 तक चला जाएगा, 100 110 और 120 तक भी चला जाएगा अगर इसने इसको बाउंस किया। फिर ये जो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, जैसे ही ये जोन टूटेगा प्राइस ऊपर को भागेगा, और जैसे ये जोन टूटेगा प्राइस नीचे को भागेगा। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेडिंग लाइन में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूं। कोई भी प्राइस हो, किसी भी शेयर का प्राइस हो, किसी भी इंडेक्स का प्राइस हो, किसी भी लिक्विड, किसी भी आपके इंस्ट्रूमेंट का प्राइस हो, प्राइस जब नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाके टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अगर नीचे से ऊपर जाने में टाइम स्पेंड कर रहा हो तो प्राइस ऊपर को ही ब्रेकआउट करेगा। ध्यान दीजिएगा इस दोस्तों चीज को। अगर प्राइस नीचे से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और टाइम स्पेंड करेगा, तो बहुत ज्यादा रीजन होगा कि यहां पर वो ब्रेकआउट अपसाइड करेगा, क्योंकि ये होता एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है ना। यहां पर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, यहां पे बाइंग खट्टा हुई है, यही जगह है जब लोगों ने एक्यूमुलेशन किया है, यही जगह है जहां पे लोगों ने क्वांटिटी को बल्क किया, डंप किया है। तो ये हमेशा होता है जब प्राइस नीचे से ऊपर जाकर टाइम स्पेंड करता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और ये रेगुलर होता है, ये इंटरडे में भी होता है, ये लॉन्ग टर्म में भी होता है, हमेशा ऐसा होता है। और जब कभी प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है और टाइम स्पेंड करता है, हमेशा देखिएगा मैक्स ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा, अप टू 80% टाइम यही होता है, जब ऊपर से नीचे प्राइस आता है और टाइम स्पेंड करता है तो वो ऊपर की बजाय नीचे को ही ब्रेकआउट करता है। कोई न्यूज हो बात अलग है, वो ऊपर से आने वाला नीचे को ऊपर चला जाएगा, या नीचे से ऊपर जाने वाला नीचे आ जाएगा। अदरवाइज प्राइस हमेशा ये होता डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब धीरे 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 लोग बेच रहे हैं। कैसे अंदाजा लगा, सपोज कीजिए ओला के शेयर की हम बात कर लेते हैं। ओला का शेयर 155-56 के आसपास हाई लगाया था, ठीक है ना। 155-56 के बाद जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो ये करीब 120-110 के पास समय इसने बिताया, ठीक है ना। 120-110 के पास समय बिताया, लगा यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये लगा कि अब यहाँ से ऊपर बाउंस कर जाएगा, बहुत से लोग रुके रहे। उसके बाद ये 100 रुपये अपने राउंड फिगर के पास आया, तो 100 और 110 करता रहा, फिर ये नीचे आया 90 रुपए के आसपास,
अब लोगों को ये लगा कि भाई इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो आईपीओ प्राइस है लगभग 70 रुपए के आसपास, 70-75 के आसपास आईपीओ प्राइस था। लोगों को लगा ये नहीं तोड़ेगा, ये यहाँ से तो बाउंस जरूर आएगा। पर हुआ क्या, इंटरेस्ट लोगों का बाइंग में कम था, कंपनी का जो डेटा था वो कमजोर था, कंपनी लॉसेस में चल रही थी, और कंपनी ने सिर्फ मार्केट से पैसा उठाने के लिए इतना बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था। उसके बाद आज दोस्तों मैं आपको बता दूं इस शेयर की कंडीशन ये हो गई है कि लोगों को लगा 70-75 तो नहीं छूटेगा, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड, इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड जो लगभग 90 डेज का होता है, 3 मंथ लॉक इन पीरियड होता है किनका, एंकर इन्वेस्टर का। ऐसे इन्वेस्टर जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठते हैं, एंकर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड 3 मंथ होता है। जैसे ही ये टूटा, प्राइस 50, फिर राउंड फिगर लोगों को लगा रुकेगा 40, और अब पता नहीं ये कहाँ जाएगा। हो सकता भाई कुछ नहीं कर सकते, कहो तो 10 रुपए पे जाके ये खड़ा हो जाए। तो दोस्तों मेरे तो रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास ओला का शेयर पड़ा है, ठीक है ना, इतना तो मान लीजिए कि ओला का शेयर जीरो नहीं होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर 40 रुपए पे पास किसी के पास शेयर पड़ा है तो भाई मैं तो कहूंगा अगर आपने उतना बड़ा रिस्क वहां पे लिया है तो थोड़ा सा रिस्क और ले लो, एग्जिट मत करना। मतलब डोंट एग्जिट। हो सके तो इसको टॉप अप कर लो, कुछ फंड और डाल लो ताकि आपके ओला के शेयर का प्राइस एवरेज हो जाए। सपोज कीजिए आपने 100 शेयर ओला के उस समय लिए होंगे और आपके 150 रुपए के पड़े होंगे, ठीक है ना। आपको लालच आए भाई 100 तो शेयर ले लिए हमने, 150 के पड़े हैं, ठीक है ना। अब शेयर अगर 40 रुपए पर आ गया है तो आप कोशिश ये करो 40 रुपए के 100 शेयर नहीं तो 200 शेयर कम से कम यहां पे डाल दो। होगा क्या, आपका जो प्राइस है, अगर आप 100 शेयर डालोगे तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो आपका एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 100 शेयर और डाल देते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपका जो एवरेज प्राइस 150 रुपए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 150 रुपए है, और वहीं पे आप 100 शेयर और डाल देते हो तो यहां पर आपका एवरेज प्राइस बहुत कम हो जाएगा। एवरेज प्राइस आपका लगभग आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। और कहीं आप अगर 200 क्वांटिटी डालते हो, जो अगर क्वांटिटी डबल करके डालते हो तो आपका एवरेज प्राइस और कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने शेयर को एवरेज कर लीजिए, टॉपअप कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कंपनियों से एग्जिट नहीं किया जाता है भाई। बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मत एग्जिट के, भाई 100-200-1000 रुपये पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 150 पे, मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए हैं और 40 रुपए पे आपने 100 शेयर लिए हैं, तो 150 पे जब 100 शेयर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 15,000 रुपये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 15,000 रुपये, ठीक है। और अब 40 रुपए पे अगर आप 100 शेयर लोगे, ठीक है ना, सपोज किए 40 रुपए पे 100 शेयर लोगे तो आपकी वैल्यू होगी 4,000 रुपये, ठीक। तो करीब 19,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में आपके 200 शेयर आ गए, ठीक है ना। 19,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपके 200 शेयर आ गए, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आ गई भाई, 95 रुपीज आ गई। और कहीं आप इसी जगह पे 200 शेयर डाल दोगे, भाई मान लीजिए 15,000 रुपये के आपके ये शेयर हो गए, 200 शेयर आपने और डाल दिया, अब आपके शेयर 300 शेयर हो गए, ठीक है ना। तो 15-8-23,000 रुपये आपका फंड इधर हो गया, ठीक है ना। आप 23,000 शेयर की जब बात कर, 23,000 रुपये वैल्यू हो गई, इसको अगर हम 300 शेयर डाल देंगे तो हमारी वैल्यू एवरेज 76 रुपये 66 पैसे हमारी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर किसी के पास ऐसा कोई भी शेयर पड़ा है जो अपनी वैल्यू से 50% से ज्यादा टूट चुका है, भाई उसमें तो हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे आप लॉस बुक करो। हम कहेंगे ऐसे शेयर को थोड़ा पैसा और लगा के टॉप अप कर लो, क्योंकि ओला जैसी कंपनी को कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन टाइम बिंग ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे ही इनके नंबर्स, जैसे इनके क्वार्टर नंबर, जैसे इनके ईयरली नंबर्स, ईयरली प्रॉफिट्स रेज होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, रीजन ये बोल रहा हूं भाई, सपोज कीजिए आप, ये तो बात हो गई ओला की। सपोज कीजिए आज के टाइम पे मैं बता दूं, वॉरेन बफे
वॉरेन बफे ने एक समझदारी का काम किया था, उनके पास एक शेयर था पेटीएम का, ठीक है ना। पेटीएम का शेयर था, उन्होंने वो 800 रुपए के आसपास उन्होंने एग्जिट कर दी। भाई बहुत बड़े वर्ल्ड के बिजनेसमैन है, उन्होंने 800 रुपए की वैल्यू पे एग्जिट कर दिया। प्राइस वहां से 350 रुपए तक आ गया। उनको ये था कि भाई मैं इस पैसे को उठा किसी और कंपनी में लगा लूंगा, तो उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, प्राइस 350 रुपए आ गया। बट आज 350 से प्राइस 1000 रुपए फिर चला गया, वो भी साल भर के अंदर। तो दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी भी, ऐसे किसी शेयर से जिसमें आप 50% ज्यादा डूब चुके हो उसको एग्जिट मत कीजिएगा, ओनली टॉप अप। इसके लिए मैं, आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से आप लोग के लिए क्लास पूरी ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कब शेयर को बाय करते हैं, कब शेयर को एग्जिट करते हैं, कब किसी स्टॉक को हम टॉप अप करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो बात होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब अच्छा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का खासियत क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या करता, राउंड नंबर, राउंड नंबर पर रिएक्ट करेगा हमेशा। देखिएगा राउंड नंबर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। राउंड नंबर पे क्यों रिएक्ट करते हैं, जैसे 100, 500, 1000, 10,000, ये राउंड नंबर्स होते हैं जिसपे प्राइस हमेशा रिएक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कैसे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लाइन के द्वारा, बॉक्स के द्वारा, पैटर्न के द्वारा, हम तरह तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार करते हैं, ठीक है ना। और इससे हमें प्राइस की डायरेक्शन और रिवर्सल दोनों का पता लग जाता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है ना। 100 रुपए का प्राइस ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 100 रुपए का प्राइस आपका ऊपर जाता है 120, फिर नीचे आया फिर 120, फिर नीचे आया फिर 120। उससे क्या हो रहा है, सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है और स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन नॉर्मली माना जाता है अगर कोई प्राइस पैटर्न के साथ 3 बार किसी डायरेक्शन में चलता है तो वो जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो कमजोर हो जाता है और वहां से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको आज बताई है, अभी मैं आपको इस चीज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको इससे बचते कैसे, सबसे बड़ी चीज है कि बहुत, जब आप चार्ट पे एनालिसिस करते हो तो आपको कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने। ऐसा नहीं है कि आपने चार्ट को खिचड़ी कर दिया, ये खूब सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, खूब सारी लाइनें भर दी, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। टू मेनी लाइंस चार्ट में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चार्ट क्लटरी फील होने लगती है, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। और हिस्टोरिकल डेटा को मार्क कीजिए, हिस्टोरिकल डेटा को मार्क कीजिए। जो अगर आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो लगभग 4 से 5 दिन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अंदर का है वो है। अगर आप वीकली पे, अगर आप सपोज कीजिए क्या कहते हैं डेली पे ट्रेड कर रहे हो, वीकली पे ट्रेड करते हो तो तो मोटा मोटा मान लीजिए 2-3 हफ्ते का, मंथली पे ट्रेड करते हो 2-3 महीने का डेटा, क्वार्टरली डेटा ही आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ये मैं आप लोगों से 1 मिनट का समय लूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मेरी बैटरी जा रही है, मैं लैपटॉप की, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल जो डेटा होता है उसको मार्केट को हिस्टोरिकल मार्केट वैल्यू जो होती है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना, उसको जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। और रेंज बाउंड ट्रेड में क्या सपोज कीजिए मार्केट में, सपोज कीजिए मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज बाउंड सपोज कीजिए, रेंज बाउंड का मतलब 40-60 40-60 प्राइस चल रहा है टमाटर का, या किसी एक स्टॉक का मान लीजिए 100 रुपए से 120 चल रहा है, ठीक है ना, 100 से 120 चल रहा है। तो यहाँ पर क्या टेक्निक अपनाते हैं हम लोग ट्रेड करने के लिए, भाई 100 जैसे 100 के पास आएगा तो हम सेल, 100 के पास आएगा तो हम बाय कर लेंगे, हम 120 के पास जाएगा हम सेल कर देंगे, फिर 100 के पास आएगा हम यहाँ बाय पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे 120 जाएगा सेल कर देंगे। हो सकता है कभी ना कभी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस नीचे या ऊपर की तरफ तोड़ देगा तो अब हमारा ऐसा लग सकता है, तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये होता है। और जब, अच्छा ये तो हो गया आपका, जब मार्केट साइडवेज होती तब हम ऐसे ट्रेड कर लेते हैं मार्केट में, ऐसे प्राइस के बिहेवियर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए मार्केट डायरेक्शनल है, सपोज कीजिए मार्केट डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में क्या करते हैं, ये देखिए प्राइस ऐसे चलता है, प्राइस हमेशा सीधे सीधे नहीं चलता है, प्राइस हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है ना, मतलब प्राइस थोड़ा सा चलेगा फिर पुल बैक जरूर आएगा, ठीक है ना। तो पुल बैक जब प्राइस थोड़ा ऐसे चलेगा तो प्राइस कभी भी ऐसे ऐसे नहीं जाता, प्राइस हमेशा पुल बैक के साथ चलता। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम ये आपका एक पुल बैक आया, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की बात करें, अब यहां से प्राइस गया तो ये रेजिस्टेंस जोन, 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 ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस प्राइस हमेशा ऐसे चलता है जब मार्केट डायरेक्शनल होती है, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ हो, अगर ये ऊपर से नीचे सपोज कीजिए, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, अब ऊपर से नीचे की तरफ बना देते हैं, ये तो मार्केट जब राइजिंग मार्केट होती है तब ऐसे प्राइस बिहेव करता है, ठीक है ना। जब मार्केट आपकी डाउन साइड चल रही होती है, ठीक है ना, डाउन साइड प्राइस कैसे बिहेव करता है, ठीक है, डाउन साइड प्राइस कैसे बिहेव करता है मैं बता देता हूं, ये, अरे भाई हट जाओ, चलो सपोज कीजिए ये हमने ठीक है ना, इसको एक मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा भाई, गॉट इट, ठीक है, हट गया, चलिए। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता तो ऊपर नीचे कैसे आता है, ये आया, फिर मार्केट ये आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 ये आया, फिर ऊपर गया, प्राइस हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे आता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आ रहा है, जब 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 ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, 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 सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। इस तरीके से प्राइस ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए प्राइस यहां से चला, ये प्राइस ऐसे गया ऊपर गया, जैसे ही प्राइस ने आके ये नेकलाइन तोड़ी तो हमने ये देखा ये सपोर्ट टूट गया, ठीक है ना, हमने देखा ये सपोर्ट टूट गया, फिर नेकलाइन टूटी, हमने सोचा ये सपोर्ट टूट गया, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, फिर ये नेकलाइन टूटी, हमने सोचा ये सपोर्ट टूट गया, अब ये नेकलाइन टूटे, हमने यहाँ सपोर्ट ले लिया, ठीक है ना। एसएल हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल होता है, यहाँ पे हमारा एसएल प्लेस होता है, इसी जगह के थोड़ा सा ऊपर बफर में एसएल प्लेस होता है। तो ये जब डायरेक्शनल ट्रेड होती है तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऐसे बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसा ही मार्केट में होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग, डायरेक्शनल ट्रेडिंग और साइडवेज दोनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और होती है, मैं बता रहा हूं, सपोज कीजिए ये प्राइस ऐसे चल रहा है, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऐसे मान लीजिए चल रहा है, ठीक है ना, ये एक आपका रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका एक सपोर्ट बन गया। कई बार क्या होता है, सब ब्रेकआउट फेल हो जाता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस आया, हमने एंट्री की और प्राइस ऊपर यहीं से जाके वापस आ गया, ठीक है ना, और फिर अंदर चला गया, इसी बॉक्स में चला गया, और फिर यहाँ पे हमारा एसएल लगा दिया, और फिर यहाँ से हमने फिर एंट्री कर ली, और फिर यहाँ से गया, फिर अंदर आ गया, फिर तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम एक पुल बैक की उम्मीद करते हैं, हम क्या उम्मीद करें, एक पुल बैक करेगा, फिर जब ये इसको तोड़ेगा तब हम एंट्री करेंगे। यहाँ तोड़ा, रिवर्स आया,
इस पुल बैक को, क्योंकि ये रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं है कि रिवर्सल है या डायरेक्शन है, हम यहाँ एंट्री करते हैं। इसी तरह जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है तो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक पुल बैक जरूर करेगा। पुल बैक करने जब वो इस नेकलाइन को तोड़ेगा तब हम एंट्री करते हैं। पुल बैक किया, नीचे आया, ठीक है ना, जब इस नेकलाइन को तोड़ेगा तब हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा तरीका अपनाते हैं, तो उससे क्या होगा, कभी भी आपके ब्रेकआउट्स फेल नहीं होंगे। फेल ब्रेकआउट्स पे जो लोग ऐसे लगते हैं उसका यही कारण होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका वर्बल नॉलेज, ठीक है ना, ये आपका वर्बल नॉलेज हो गया, ठीक है, जिसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, प्रॉपर समझ भी लिया होगा। और अभी हम इसी चीज को लेके प्रैक्टिस पे चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए पहले तो होमवर्क मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। होमवर्क, पहला होमवर्क तो आपके लिए है कि एटलीस्ट 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क कीजिए किसी स्टॉक के, स्टॉक या इंडेक्स में। लगभग 10 स्टॉक में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। मतलब 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पहचानना है। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर आप बाय और सेल, बाय एंड सेल ट्रेड प्लेस कीजिए और देखिए क्या व्हाट प्रॉफिट जनरेटेड। और दोस्तों मैं एक चीज और कहूंगा, जो भी लोग लर्निंग के बाद अर्निंग के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे आप किसी जॉब में जाते हो, एजुकेशन के बाद आप जॉब में जाते हो, तो आपका एटलीस्ट 3 मंथ क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड, और प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको कोई बड़ा काम, नॉट ए बिग टास्क, कोई बड़ा टास्क नहीं दिया जाता है, और शायद सैलरी भी कभी कभी नहीं मिलती है आपको, सैलरी नॉट पेड, ठीक है ना। ये जब आप किसी जॉब में जाते हो, एजुकेशन या किसी हायर एजुकेशन के बाद या नॉर्मल कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के बाद, तो आपको वहां पर डायरेक्ट ऐसा नहीं होता हैवी मशीनरी पकड़ा दीजिए, काम पे पकड़ा दीजिए, सारा कुछ हो जाए, आप तुरंत तुरंत जाके अगले दिन से हाई एफिशिएंट वर्क करने लगो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ का। उसी तरह मैं सारे लोगों को बोलूंगा एटलीस्ट 3 मंथ पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग ऐसी कि रियल एंड पेपर में कोई डिफरेंस समझ में ना आए। 3 मंथ प्रॉफिटेबल रही है, देन ट्रेड ऑन रियल मनी, ऑन रियल मनी, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट आपको चार्ट पे नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो गया। अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस पे, थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा हटा देते हैं और इसको हम बंद भी कर देते हैं व्हाइट बोर्ड को। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे चार्ट पे, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमने एक चार्ट यहाँ पे लगाया, हम एक चार्ट लगा लेते हैं, मान लीजिए टाटा पावर लगा लिया हमने, टाटा पावर, ये हमने टाटा पावर को चार्ट लगाया, ठीक है ना। इसको हम 5 मिनट पे लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसका देखिए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं, बहुत आसान है। अगर 5 मिनट में चार्ट लगा के बैठे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक है ना। ये देखिए, ये सपोर्ट लग गया, ये आपका रेजिस्टेंस लग गया, ये आपका रेजिस्टेंस लग गया। मैक्सिमम पॉइंट टच होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गया और एक आपका रेजिस्टेंस ये लग गया, ये आपके हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। बहुत से लोग रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं और बहुत से लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हमारा कहना, जब आप ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाएं तो आप सिंपल अपनाइए तरीका,
देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं होता है, ये कोई कह दे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे पैरेलल चैनल लीजिए, जब आपको ऐसा डाउट लगे आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए और इस लाइन के बाद एक लाइन ये आप चैनल बना दीजिए। अब ये चैनल आपका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। हो सकता है प्राइस यहीं कहीं घूमता रहे, जैसे ही प्राइस यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिखाएगा, यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा, फिर प्राइस घूमते घामते उसमें यहाँ पहुंचे, आप तुरंत एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने प्राइस, जैसे आप एसएल में बफर रखते हो वैसे टारगेट में भी थोड़ा सा बफर रखना पड़ता है। सपोज कीजिए आपको पता है कि भाई डेली 50 रुपये आपको टारगेट लेना है, तो 50 रुपये टारगेट आप डेली तब बुक करोगे जब टारगेट 60 रुपये तक जाता है। अगर टारगेट 50 रुपये तक ही जाता है तो हो सकता है भाई 5 बार 4 बार आपका प्राइस 50 से ही लौट जाए, आपको टारगेट ना मिले। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन के फॉर्म में ना लगा के ऐसे आप लगाने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी चार्ट क्लटर नहीं होगी और इजी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगेंगे, ठीक है ना। हमेशा ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। ये जैसे हमने 3 सपोर्ट, अब देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमने यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे सब, अब जैसे ये सपोर्ट हो गया, फिर ये सपोर्ट, इतने छोटे छोटे सपोर्ट नहीं, जो माइलस्टोन्स होते हैं भाई। जब आप इस रोड पे जाते हो तो आप ऐसा तो नहीं है हर 1 किलोमीटर पे आप चेक करते हो भाई कितना पहुंचा, कितना बचा, कितना बचा। आप 50 किलोमीटर चलोगे फिर देखो कितना बचा, फिर 50 किलोमीटर चलोगे फिर देखो कितना बचा। अब ऐसा तो है नहीं आप इसको भी सपोर्ट मान लो बना लो, इसको भी सपोर्ट बना लो, इसको भी सपोर्ट बना लो, इसको सपोर्ट, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे ना। तो इस तरीके से इतने छोटे छोटे सपोर्ट और नहीं रखती। तो जैसे हम 5 मिनट पे हो गए, सारी रिमूव कर दे ड्राइंग, अब इसको हम 15 मिनट पे आ जाए। सपोज कि हमें 15 मिनट पे लगा लिया, ठीक है ना। 15 मिनट पे क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस थोड़ा हुआ, 15 मिनट में भी सेम चीज हुई, ठीक है ना। ये देखिए 15 मिनट में भी सेम चीज हुई। हम यहाँ पर सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, जैसे ये हमने एक सपोर्ट मार्क कर लिया, ठीक है ना। ये हमने एक सपोर्ट मार्क किया, तो सपोर्ट देखिए यहाँ से भी सपोर्ट मार्क हो रहा है और ये सपोर्ट इधर भी देखिए रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से अगर प्राइस टूटेगा तो यहाँ पे बकायदा बकायदा डाउन साइड, बकायदा यहाँ से अगर यहाँ देखोगे तो 50% ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पावर कैंडल की। पावर कैंडल क्या होती है, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद एक पावर कैंडल बनती है। जैसे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, जब ये टूटा तो ये एक पावर कैंडल बनी, ठीक है ना। जब यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये पावर कैंडल बनी, ठीक है ना। ये पावर कैंडल हो गई। पावर कैंडल आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास एक पावर कैंडल बनती है वो सही पहचान होती है रिवर्सल की। ये सही पहचान होती है रिवर्सल की डायरेक्शन की, कि प्राइस इस मोड़ पे इस जगह पे जा सकता है, ठीक है ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आप वैसे लगा ले, हम लाइन से लगा लेते हैं, आप वैसे लगा ली। ये सपोर्ट ये हो गया रेजिस्टेंस आपका, अगला रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक है ना। सॉरी, अगला रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट, अब देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या, ये देखिए छोटे 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 सपोर्ट, नहीं यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटे छोटे सपोर्ट से कभी मार्क नहीं करते हैं। हम यहाँ पर ऐसी जगह पे क्या करते हैं, सपोज कि ये जगह पे हम आ गए, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे भाई, 15 मिनट पे बैठे हैं तो इंटरडे, तो हम यहाँ से 15 मिनट की तो जल्दी प्लान नहीं करेंगे। हम लगभग इंटर जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है तो हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, एक बॉक्स उठाते हैं और ऐसा ही कोई बॉक्स यहाँ पर मार्क कर देते हैं जो हमको एक प्राइस के डायरेक्शन की मूवमेंट हमको दिखाता है। ये देखिए जैसे हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा प्राइस का एक्चुअल मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब प्राइस ने जब इसको ब्रेकआउट किया तो ये एक पावर कैंडल है। पावर कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है तो इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ब्रेकआउट आ गया। ये हमने देखिए 15 मिनट के हिसाब से हमने ऐसे ट्रेड को मार्क किया, ठीक है ना। देखिए पैरेलल चैनल पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगता है भाई। सपोज किया यहाँ पे हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, ये देखिए ये हमने एक पैरेलल चैनल लगाया, मल्टीपल पॉइंट सपोर्ट करते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है भाई, ये पैरेलल चैनल लगाया, जब भी इस पैरेलल चैनल का प्राइस ऊपर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, वही हुआ। ये देखिए प्राइस यहाँ से जैसे ही ऊपर टूटा, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ऊपर टूटा भाई, छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसको हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इतने समय से एक बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस तक गया, चौथी बार में इसने तोड़ दिया, तीसरी चौथी बार में नॉर्मली तोड़ देता रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। सपोर्ट तो दूसरी तीसरी बार में तोड़ देता, लेकिन रेजिस्टेंस तीसरी चौथी बार में जरूर तोड़ देता। अब यहाँ पे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने बोला आपको एक पुल बैक की जरूरत है, एक रिटेस्ट की जरूरत है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये देखिए प्राइस, जब मैं दिखा देता हूँ आपको प्राइस आपका, हाँ सॉरी, ये देखिए प्राइस जब आपका इस जगह से
यहां से ब्रेकआउट हुआ, सॉरी, यहां से प्राइस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर ये प्राइस ऊपर गया, ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक हल्की सी ग्रीन पावर कैंडल बनी, इस पावर पर कैंडल को हमने रिस्पेक्ट करके ये लास्ट स्विंग कहाँ हमारा आएगा भाई, लास्ट स्विंग हमारा इसके अंदर आना चाहिए, ये जो चैनल लगा है इसके अंदर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हम इसके अंदर तक का भाई इस जगह पे अगर हम एंट्री करते हैं और भाई बड़े टाइम फ्रेम बैठे हैं तो बड़ा हमारा एसएल भी होगा, अगर हम यहाँ तक का लगभग एसएल लगते हैं अंदर तक का, ठीक है ना, तो देखिए हमारा बहुत आसानी से 1:2 कितना 1:2.41, 1:2.1 छोड़ दो, 1:345 भी गया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये तो जैसे टाटा पावर हो गया, ठीक है ना। कोई भी शेयर आप उठा लो, LIC मान लो हमने उठा लिया, हाँ LIC में उठा लेता हूँ। अभी आपको मैं ओला का एग्जाम्पल भी देता हूँ, ओला ने कैसे क्या किया, ठीक है। अभी मैं खोल लेता हूँ, मैंने भी काफ़ी समय से ओला का शेयर देखा नहीं है, अभी मैं आपको ऐसे ही ओला का एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या हो गया, इतना स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है। LIC हाउसिंग नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, मान लो हमने ये लगा लिया, क्या स्टॉक लगा लिया, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लगा लिया, ठीक है ना। अब सपोज ये हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ भाई, सीधी सी बात है, ये प्राइस यहाँ से गिरता चला आया, 15 मिनट पे लगा के बैठे हैं, ठीक है ना। ये प्राइस यहाँ से गिरता चला आ रहा है, तो हमने क्या किया, ये हमने एक पैरेलल चैनल बनाया और इसको नीचे तक जहाँ तक इसने लास्ट स्विंग किया है वहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ हो रही है, हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही लगाया, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, प्राइस जैसे इसके ऊपर गया तो प्राइस ये पावर कैंडल बनी और प्राइस बाउंस कर गया। पावर कैंडल के बाद ऐसा नहीं स्विंग नहीं मिला, देखो स्विंग भी मिला, इस स्विंग के बाद अगर यहाँ पे हम एंट्री ले तो यहाँ तक कैसा लगता है, देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसी LIC में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है प्राइस पे कि प्राइस काफी दिन से, कितने दिन से, 18 तारीख के बाद से इधर देखो एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक बॉक्स प्लेस कर देंगे, ठीक है, सिंपल एक बॉक्स प्लेस कर देंगे। ये बॉक्स हमने प्लेस कर दिया, जब तक इस बॉक्स के ऊपर है प्राइस, जब तक इस बॉक्स से प्राइस अंदर है हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। और देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, प्राइस जब नीचे से ऊपर जाता है, सपोज कीजिए मैं दिखा देता हूँ, वो जगह 5 मिनट में मिलेगी आपको। चलिए 5 मिनट में मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं, मैंने क्या बताया, जब प्राइस एक जगह पे रुकता है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस एक जगह पे रुका हुआ है। प्राइस कहाँ से आया, नीचे से आया। मैंने आपको बोला था जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाके किसी जगह पे टाइम स्पेंड करते तो ऊपर की तरफ, देखिए प्राइस ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है ना। प्राइस ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, ये देखिए बॉक्स लगाया मैंने, इस जगह पे इसमें टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ ही गया है। तो दोस्तों हमेशा जब प्राइस किसी जगह पर टाइम स्पेंड करता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर तोड़ेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो नॉर्मली वो नीचे की ओर तोड़ेगा, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा ही होता है, मार्केट ऐसे ही चलती है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट हमेशा सही होती है, गलत हम और आप होते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट साइडवेज दिख रही है। अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स एक्सटेंड कर लेते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ से, देखिए मैंने बताया रीटेस्ट की जरूरत क्यों होती है। सपोज कीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मान लीजिए पूरा एक बॉक्स लगा लिया इस जगह पे, ठीक है ना, ये पूरा बॉक्स लगा लिया, ठीक है ना। यहाँ पे रीटेस्ट की क्या जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे, जैसे ये पैंडल पहले ग्रीन ग्रीन यहाँ बनी होगी, लोगों ने एंट्री की होगी और एंट्री के क्लोजिंग ही नीचे हुई अंदर आके, तो फिर ये डायरेक्शनल नहीं हुई, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए, मतलब इस बॉक्स के अंदर आ गई। बॉक्स ऐसे स्टैंड होता चला गया, एक्सटेंड होता चला गया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पावर कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट, यहाँ पर इसने एक पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, लेकिन अगली कैंडल फिर यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी। ये पावर कैंडल नहीं हो सकती, छोटी कैंडल, यहाँ पे फिर अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी। फिर देखिए दोस्तों जब हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या हुआ, अभी प्राइस के अंदर अभी भी कोई ऐसी पावर कैंडल नहीं बनी है जिसने ब्रेकआउट किया हो और ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल ग्रीन से ब्रेकआउट किया। अब देखिए ये इसने ग्रीन से ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर लेकिन हल्की सी कैंडल बॉक्स के बाहर है और उसके बाद दूसरी कैंडल जो है आपकी फिर
दूसरी कैंडल जो है आपकी, फिर आपकी क्या कहते हैं, रेड बन गई है, ठीक है ना। तो ये कैंडल, इसको हम इसी ऐसे ही हम लोगों को मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, इसी को हम फेक ब्रेकआउट्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस बाकायदा उतरते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट बना, ठीक है ना, ये एक सपोर्ट बना, ये प्राइस देखिए कैसे उतरते हुए आ रहा, सीढ़ी सीढ़ी, ठीक है ना। ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, तब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए एक सपोर्ट ये बना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से प्राइस यहाँ से चला यहाँ, ये सपोर्ट को, ये बिल्कुल पास में, इतना बड़ा पास में सपोर्ट नहीं आती, इसको हटा देते हैं हम। मेजर्स मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर रोड पे चलोगे तो हर 2 किलोमीटर में आप लैंडमार्क्स देखोगे, हर 2 किलोमीटर आप देखोगे या कितने किलोमीटर बचा है, आप 20 25 50 किलोमीटर चलने के बाद ही तो आप देखोगे, तो ऐसे जैसे ये सपोर्ट बन गया, फिर अगला ये बना, अब ये सपोर्ट नहीं बना, ये अगला ये बन गया, फिर अगला ये बन गया, इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे ओला के शेयर की, भाई ओला का शेयर तो मैंने भी देखा नहीं है, ठीक है ना, देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ये शेयर किसी को रिकमेंड नहीं किया था, मुझे एक्चुअली ओला कंपनी पसंद ही नहीं है, मुझे ओला जो है पसंद ही नहीं है, ओला का शेयर, ठीक है ना, ओला कंपनी पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ओला मोबिलिटी ये था ना, क्या नाम है इसका, ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ये रहा एनएससी का शेयर, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लगा लो ताकि आपको समझना आसान रहेगा, वनडे पे लगा लेते हैं बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वनडे पे लगा के मैं आपको इसका पूरा वो बता के और फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए प्राइस ओला का ओपन प्राइस ये था 76 रुपए पे लगभग, इस जगह प्राइस ओपन हुआ, ठीक है ना। 76 रुपए से प्राइस ने एक नया हाई लगाया, ये इस जगह पे हाई लगाया, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से 9 अगस्त 9 अगस्त 13 अगस्त 9 से लगभग 19 अगस्त और 20 अगस्त, 20 अगस्त तक प्राइस सीधे ऊपर ऊपर गया, 9 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक प्राइस ऊपर ऊपर, लोगों को लगा रही यार ये तो साला हम चूक गए, हमने खरीदा नहीं, लोग खरीदते चले गए, प्राइस यहाँ तक गया। भाई कोई नया रजिस्ट्रेशन से पता नहीं, क्योंकि नया नया शेयर का आईपीओ आया, तो क्या आईपीओ आया हुआ था, किसी को नहीं पता। अब जब यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड स्टार्ट किया, मैं दिखा देता हूँ, जब प्राइस ने यहां से उतरना शुरू किया, लोगों को भाई जब कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है तो सीधे सीधे गया है, भाई जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है तो सीधे सीधे तो भाई देखो, सीधी सी बात, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जब प्राइस यहां से सीधे सीधे गया है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो सीधे सीधे तो नीचे आएगा। जब प्राइस सीधे सीधे ऊपर गया है, कोई सपोर्ट नहीं, तो सीधे सीधे ही तो नीचे आएगा, ठीक है ना, यही तो होगा। अब ऐसा अगर कोई बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता तो उसको रिस्पेक्ट कर, जब कुछ है ही नहीं तो रिस्पेक्ट क्या करेगा। प्राइस ने जैसे ही तेजी से गया वैसे ही प्राइस देखिए बराबर वापस आया, हल्का सा यहाँ पे उसने लोगों को 100 रुपए के आसपास लगा, देखिए जैसे ये उस दिन एक दिन 100 रुपए के आसपास बाइंग आई थी, 103 रुपए के आसपास, लोगों ने कहा ये मौका अपॉर्चुनिटी छोड़ो नहीं, और यहाँ पे आप इमीडिएटली बाय कर लो, क्योंकि ये देखिए ये रेड बना, ये मैं बता देता हूँ, ये मैं एक मिनट सॉरी हटा देता हूँ, ये देखिए पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड बनी थी, हाई लगा के प्राइस यहाँ आ गया था, तो लोगों को लगा ये एक सपोर्ट बन सकता है, लोगों ने एक सपोर्ट इसको माना, लोगों ने इसको एक सपोर्ट माना। तो हुआ क्या, जब प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो लोगों ने यहाँ पर हाल्ट लिया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, और देखिए उसी दिन एक बाइंग आई है, और बाइंग के बाद एक रिटेस्ट भी, और रिटेस्ट के बाद एक ग्रीन, ये एक ग्रीन भी बना। यहाँ पर आप चीजें देखिए, ये अगर डब्ल्यू पैटर्न हम हल्का सा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद इसने इस डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन जो थी, ये नेक लाइन थी, इसको उसने तोड़ा नहीं, और बाकायदा प्राइस यहां से वापस आ गया। तो दोस्तों ये प्राइस, अब सोचिए जब प्राइस ने ये एक दिन के सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस को यहां से इसने यहां तोड़ दिया, तो अब प्राइस ने किया, भाई प्राइस को अब ये आईपीओ प्राइस मिल गया, लोगों को लगा आईपीओ प्राइस से जरूर बाइंग आएगी। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर आप अगर देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस जगह पर आईपीओ प्राइस के पास जैसे ही आया प्राइस, यहाँ पे बाउंस आया बाउंस, ठीक है ना। फिर जब आईपीओ प्राइस से नीचे प्राइस आ गया 66 रुपए के आसपास, ठीक है ना, तो 66 रुपए के आसपास प्राइस आने पे ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना। किस वजह से बना, हो सकता है एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर थे, एंकर इन्वेस्टर का पीरियड ड्यू था, उनको निकलने में समय था 2-4 दिन का, तो यहाँ पर लोगों ने सोचा अभी एंकर इन्वेस्टर बने हुए कोई निकलेगा तो है नहीं, लोगों ने यहाँ पर फिर एक एग्रेसिव बाइंग की,
यहाँ से एग्रेसिव बाइंग कितने पॉइंट की आई, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग 67 रुपए से, आप विश्वास मानो प्राइस गया 102 रुपए तक। लोगों को लगा ये फिर भाग जाएगा, लेकिन 102 रुपए के आसपास ही इस प्राइस ने फिर इसको रेजिस्टेंस बना लिया। ये देखिए ये प्राइस का रेजिस्टेंस बन गया, इसको प्राइस ने रेजिस्टेंस बना लिया, और जैसे प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस बनाया और प्राइस फिर नीचे सपोर्ट तक आया। ये देखिए प्राइस फिर ये अपने सपोर्ट तक आ गया, जैसे ही प्राइस सपोर्ट तक आया नीचे गया और एक हल्का सा पुल बैक लेके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर नीचे। अब जब उसने आईपीओ प्राइस तोड़ दिया तो भाई उसकी गिरने की कोई जगह नहीं बची। फिर देखिए ये राउंड फिगर 50 रुपए राउंड फिगर के पास आके देख कितना टाइम स्पेंड किया 5-6 दिन 7 दिन लोगों को लगा यार 50 नीचे नहीं जाएगा, और आप आज के टाइम पे देखो शेयर 41 रुपए पहुंच गया। ये शेयर की कंडीशन हो गई है, ठीक है ना। अब अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो भाई हो सकता है 30 रुपए भी हो जाए, 30 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए यार, ऐसा नहीं है। अब इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है, 10,000 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी का आईपीओ था, इतनी बड़ी बुरी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन दोस्तों मैं सलाह किसी को देता हूँ, आप इसमें पैसा लगाओ, जिनका लगा हुआ है वो इससे एग्जिट ना करें तो बेहतर है, वो उसको टॉपअप कर लें, ठीक है ना। ये जो है आपके रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ना, ये आपके जो है रेजिस्टेंस जोन है, इन जोन्स को आप रेस्पेक्ट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली सबको बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाते जाते जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने जानने वाले पड़ोसियों दोस्तों, ठीक है ना, रिलेटिव सबको ये आगे रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज है, ये कभी वेस्ट नहीं जाता है। ये आज आप अगर 15 साल के होगे तो भी आपके काम आएगा, और जब आप 50 साल के हो जाओगे, आप 70 साल के हो तब भी आपके काम आएगा। भाई 70 साल में जाते जाते अपनी विल बनाओगे, वसीयत बनाओगे, अपने बच्चों को कुछ दे के जाओगे ना, तो ये तब भी आपको काम आएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन पे, तब तक के लिए